बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स बाय अरिस्टोटल। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें आज हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स की, और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि पॉलिटिक्स में यूज़ हुए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो अरिस्टोटल की जो द पॉलिटिक्स है वो आई थी प्लेटो के द रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में, क्योंकि द रिपब्लिक में प्लेटो ने कुछ ऐसी बातें पोइट और पोइट्री के बारे में कही थी जो कि अरिस्टोटल को काबिल कबूल नहीं थी। इनका ये मानना था कि जो भी प्लेटो का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है पोइट्री के बारे में या पोइट्स के बारे में वो गलत है, इसलिए उन्होंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट किया और इसके रिस्पॉन्स में एक बुक लिखी द पॉलिटिक्स। अरिस्टोटल ने पोइट्री को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन किया, और उसके एग्जामिन करने के बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला अपने ऑब्जर्वेशन से, उसमें उन्होंने पोइट्री के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि पोइट्री की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले एपिक पोइट्री आती है, उसके बाद ट्रेजिडी, कॉमेडी, डायथायरेम्बिक पोइट्री, मोस्ट फ्लूइड प्लेइंग और लायर प्लेइंग। डायथायरेम्बिक पोइट्री जो है ये एंशिएंट ग्रीक टाइम का एक थीम होता था, यहाँ जो जिसपे डांस परफॉर्मेंस होती थी। डायोनिसिस यानी कि ग्रीक गॉड है, उसको गॉड ऑफ वाइन भी कहा जाता है, गॉड ऑफ प्लेयर भी कहा जाता है, गॉड ऑफ हैप्पीनेस भी बोला जाता है। तो उसके ऑनर में एक डांस परफॉर्मेंस की जाती थी, ये पोइट्री उसके लिए लिखी जाती थी। पोइट्री के डिफरेंट काइंड्स बताने के बाद इन्होंने बोला कि जो सारी काइंड्स हैं ये मिमेटिक होती हैं, यानी इमिटेटिव होती हैं ये सारी की सारी, यानी कि इमिटेशन जो है वो पोइट्री में वो ज़रूरी है, लेकिन एक डिफरेंट वे से, ठीक है। हर अपनी अपनी इमिटेशन होती है, सबकी डिफरेंस होता है सब में। हमें डिफरेंस देख लेते हैं कि किस हिसाब से सारी काइंड्स बताई हैं अरिस्टोटल ने पोइट्री की, वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले अगर जैसा कि एक पेंटर है वो अपने पेंट से पेंटिंग बनाता है, और एक स्कल्पटर है वो डिफरेंट स्टोन्स को या क्ले को यूज़ करके वो मुजस्समे वगैरह तैयार करता है। इसके अलावा ये जो पोएट होते हैं वो लैंग्वेज को यूज़ करके, रिदम और हार्मनी को यूज़ करके, कुछ पोएट्री में रिदम का यूज़ होना होता है, कुछ में हार्मनी का यूज़ होना होता है, और या फिर सबको कंबाइन करके इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन से पोएट्री जो है वो लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बांसुरी बजाने वाला है, ठीक है, और या फिर एक लेयर प्लेइंग है, वो रिदम और हार्मनी को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों में रिदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि डांस की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ रिदम होना ज़रूरी है, कि रिदम आएगा तभी डांस परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इन्होंने नॉन पोएटिक लैंग्वेज पर भी एक क्वेश्चन उठाया, और इन्होंने ये भी बताया कि जो पोएट्री है वो इमिटेशन इसमें होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये वर्सेस के फॉर्म में भी हो सकता है, ये प्रोज़ के फॉर्म में भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, होमर जो थे वो एक पोएट थे, जबकि जबकि जो एम्पीडिक्लस थे वो एक फिलोसोफर थे, जबकि वो वर्सेस में लिखते थे, ठीक है। वो अब मिमिक नहीं करते थे किसी की, मतलब ये कि वो फिलोसोफर थे, वो पोएट्री नहीं लिखते थे, लेकिन वो फिर भी वर्सेस में लिखते थे। उसके बाद अगर ट्रेजेडी और कॉमेडी की बात करें तो पोएट्री में रिदम और लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिदम, लैंग्वेज और हार्मनी जो है वो यूज़ होते हैं पोएट्री में। जबकि अगर हम लोग लिरिकल पोएट्री की बात करें तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ होंगी तभी एक पोएट्री बनेगी। कॉमेडी और ट्रेजेडी में डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो प्ले किए जाते हैं डिफरेंट टाइम्स में। अभी जो दूसरा फ़र्क आता है वो आता है इमिटेशन में, कि ये जो है ये इमिटेशन होती है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ पोएट्री जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, दूसरी बाकी भी जो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, वो जो सारी हैं ये रिप्रेज़ेंट करती हैं किसी भी एजेंट के एक्शंस को, ठीक है। या तो वो हम लोगों से बेहतर हो सकते हैं वो कैरेक्टर्स, या हम लोगों से बदतर हो सकते हैं, और या फिर वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ट्रेजेडी या फिर एपिक पोएट्री के साथ अगर कोई कैरेक्टर डील कर रहा है तो वो हमसे बेहतर होगा, ठीक है। और अगर कॉमेडी या फिर पैरोडी के साथ डील कर रहा है, उसमें कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो वो हमसे वर्स होगा, ठीक है, वो हमसे बदतर होगा। जो फाइनल फ़र्क है इसमें, वो आ जाता है मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, कि जो पोएट है वो डायरेक्टली अपना मैसेज जो है वो अपनी ऑडियंस तक कन्वे कर रहा है, या फिर वो दूसरे नरेटर्स को या फिर कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुँचा रहा है। जैसा कि अगर पोएट्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ पोएट्स होते हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेटिव्स होते हैं, यानी कि वो खुद को ही नरेट कर रहे होते हैं, खुद ही वो नरेट कर रहे होते हैं अपनी स्टोरी को। जबकि जो होमर थे वो अपने कैरेक्टर्स को डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ किया करते थे, उनके जो नरेटर्स होते थे वो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे, वो खुद नहीं नरेट किया करते थे। तो ये रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। जबकि जो दूसरे ट्रेजेडी में या फिर कॉमेडी में क्या होता है कि कैरेक्टर्स के थ्रू जो पोएट है वो अपनी बात अपनी ऑडियंस तक पहुँचा रहा होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है, उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं, वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ में वो अपने डायलॉग्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद अरिस्टोटल ने जो नेक्स्ट बोला, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये जो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग नेचर हम इंसानों की ये नेचर होती है कि हम लोग पोएट्री लिखने को, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग दूसरों की इमिटेशन करें, कि कुदरती तौर पे हम लोगों को दूसरों की इमिटेशन करने में खुशी मिलती है। इसके अलावा अरिस्टोटल जो है वो मज़ीद एलैबोरेट करते हैं, जैसा कि अरिस्टोटल ने पीछे भी ये बात की कि जो कहना ये था कि कॉमेडी जो है वो डील करती है रेडिकुलस थिंग्स को। इन्होंने डिफाइन किया है रेडिकुलस को कुछ इस तरह के कि वो एक काइंड की अगलीनेस होती है, ठीक है। जैसे कॉमेडी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी कि ट्रेजेडी को दी जाती है। नेक्स्ट जो है अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री के बारे में बात की है कि एपिक पोएट्री और ट्रेजेडी जो हैं ये लॉफ्टी सब्जेक्ट्स को
डील करते हैं। और इसका जो एक ग्रैंड स्टाइल ऑफ वर्स होता है, लिखने का स्टाइल जो है वो बहुत यूनिक होता है। और इसके अलावा अरिस्टोटल ने 3 डिफरेंस बताए हैं इन दोनों जॉनरा के दरमियान। सबसे पहला है, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेजेडी है, ये ड्रामेटिक होती है, ठीक है? क्योंकि पोएट्री जो होती है वो सिर्फ़ नरेटिव होती है ना, कि उसको कोई ना कोई नरेट कर रहा है। जबकि ये जो ट्रेजेडी होती है, वो किसी न किसी स्टेज पे परफ़ॉर्म की जाती है, थिएटर में परफ़ॉर्म की जाती है थ्रू कैरेक्टर्स, तो ये ड्रामेटिक होती है। इसका दूसरा फ़र्क बताया उन्होंने, इनका ये कहना था कि जो ट्रेजेडी में जो एक्शंस होते हैं वो एक सिंगल डे में, ठीक है? क्योंकि अगर तो कोई भी ट्रेजेडी थिएटर पे दिखाई जानी है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स उसका कोई ना कोई टाइम होगा ना, किस टाइम पे दिखाई जाएगी, और वो ड्रामा एक टाइम पे उसको जितना भी 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? जबकि ये जो एपिक पोएट्री है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है? वो लेंथ में भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जो तीसरा फ़र्क था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेजेडी है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एपिक पोएट्री के हैं, ठीक है? जो भी एपिक पोएट्री की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी ट्रेजेडी में पाई जाती हैं। लेकिन ट्रेजेडी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एपिक पोएट्री में हमें देखने को नहीं मिलते। उसके बाद अरिस्टोटल जो है वो सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं, मज़ीद ट्रेजेडी को एलैबोरेट करते हैं और इसकी एक डेफिनेशन देते हैं, जिसको कि हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो है कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं मिमेसिस, यानी कि इमिटेशन। ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन होती है नेचर की। इसके अलावा इसमें सीरियसनेस होती है। जो थर्ड पे आएगा कि ये कंप्लीट एक्शन होता है, ठीक है? कंप्लीट एक्शन होता है विद मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका एक कंप्लीट प्लॉट होता है, ठीक है? एक होल स्टोरी होती है, जिसकी कि हम लोगों को ये मस्ट होना चाहिए कि उसकी कोई बिगिनिंग भी होनी चाहिए, उसका मिडल होना चाहिए और उसकी एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए कि ये स्टार्ट है, ये मिडल है और ये एंड है। उसके अलावा जो फोर्थ वे है, ये है कि इसमें एक बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, कि प्लायरेबल एक्सेसरीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि रिदम और हार्मनी होती है। जो फिफ्थ वाली है कि जो प्लायरेबल एक्सेसरीज़ हैं, इनकी जो लैंग्वेज का यूज़ है, ये एक साथ ही इस्तेमाल नहीं हो जाता, ठीक है? थ्रू आउट इस्तेमाल करते जाओ, ऐसा नहीं है। इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी वर्ड्स को बोलना है किसी भी ड्रामा में, तो ऑफ कोर्स उसका कोई टाइम होगा कि इस मौके पे इसको बोलना है। अगर कोई म्यूज़िक आएगा या कोई सॉन्ग ऐड करना है, तो उसका भी कोई ना कोई टाइम होगा कि किस टाइम पे सॉन्ग जो है वो प्ले करना है। इसके अलावा जो 6 है कि ये परफ़ॉर्म की जाती है, नरेट नहीं की जाती, बल्कि ये परफ़ॉर्म किया जाता है इसको। जो 7 वाली है, उसमें इन्होंने ये बोला कि इसमें जो ऑडियंस है, उसमें इमोशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। पीटी और फ़ियर के, जिसको कि हम लोगों ने कैथार्सिस का नाम दिया था, कि इसको कैथार्सिस बोलते हैं, कि प्यूरिफिकेशन होती है इमोशंस की। कि कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म हो रहा है ना हमारे सामने, तो उसमें ऑडियंस में जो एक पिटी और फ़ियर के जो इमोशंस है वो क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक राइटिंग या फिर कोई ड्रामा जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर ऑडियंस में पिटी और फ़ियर यानी कि कैथार्सिस अगर अरोज़ हो रहा है ना, तो तब ही कोई ना कोई राइटिंग जो है वो कामयाब हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को 6 पार्ट्स में इसके 6 कंपोनेंट्स बताए हैं, कि ट्रेजेडी के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में भी इसको थोड़ा-सा डिस्कस किया था, कि एक ट्रेजेडी जो है वो इन 6 मेन कंपोनेंट से मिल के बनती है। इसमें जो सबसे पहले है वो है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल के बारे में बताया था कि ओवरऑल जो अपीयरेंस होती है स्टेज की, थिएटर की, कैरेक्टर्स की जो अपीयरेंस होगी, उसको हम लोग स्पेक्टल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है मेलोडी। इसको सॉन्ग भी कह सकते हैं, म्यूज़िक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पोएट्री है वो मीन्स ऑफ इमिटेशन है, जिसमें कि लैंग्वेज, रिदम और हार्मनी का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम में अगर एक म्यूज़िक प्ले करना है ना, तो ऑफ कोर्स वो एक ट्रेजेडी का हिस्सा होगा कि किस टाइम पे कौन-सा सॉन्ग जो है, कौन-सा म्यूज़िक प्ले करना है। उसके अलावा जो थर्ड है, इसमें डिक्शन आ जाती है, कि इसमें कंपोज़िशन ऑफ वर्सेस, कि लैंग्वेज का एक अच्छे से यूज़ करना, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना कि ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। जो फोर्थ पे है वो है कैरेक्टर्स, कि जो भी एजेंट्स जो हैं, जो कैरेक्टर जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं ना एक्शंस, उनको हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा थॉट। अब थॉट जो है ये थॉट्स जो है वो बताएँगी कि कोई भी कैरेक्टर हमारे सामने जो परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कितनी हैं, ठीक है? उसका जो मॉरल है वो कितना है, मॉरल क्वालिटीज़ उसमें कोई भी कैरेक्टर है, थॉट्स के थ्रू ही पता चलेगा कि किसी भी कैरेक्टर में जो मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितनी है। 6 पे है वो हमारे पास प्लॉट, और इसको मेथड्स भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है इंसिडेंट्स का, ठीक है? कि जो भी इंसिडेंट्स होने हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा, एक स्टोरी बनेगी, ठीक है? उसको हम लोग प्लॉट कहते हैं, जो कि परफ़ॉर्म करते हैं कैरेक्टर्स। उस उसके बाद अरिस्टोटल पोएट्री और हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंट बताते हैं, कि उसमें ये इनका ये कहना था कि जो हिस्ट्री है, वो डील करती है कि क्या हो चुका है, ठीक है? क्या हो चुका है। जबकि जो पोएट्री है वो हमें ये बताती है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों को पोएट्री बताती है। इसलिए पोएट्री जो है वो सुपीरियर है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या डील करते हैं, एक पर्टिकुलर केसेस को हम लोग डील करते हैं, ठीक है? कि वो हो चुका है ऑलरेडी, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन पोएट्री के थ्रू हम लोग ये ज़रूर देख सकते हैं कि पोएट्री के थ्रू हम लोग किस तरह से अपने फ्यूचर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या-क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में यूज़ हुए हैं। पीछे हम लोग ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें मिमेसिस, इसको इमिटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पोएट्री नाम ही इमिटेशन का है। इमिटेशन नहीं है तो पोएट्री नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि इमिटेशन जो है, ये किसी भी एक कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ऑफ़ कोर्स वो किसी न किसी की इमिटेशन ही कर रहा है ना, ठीक है? वो इमिटेशन कर रहा है। तो इसके थ्रू क्या पता चलता है कि एक आर्टिस्टिक रिप्रेज़ेंटेशन होती है, जिसमें कि किसी भी पर्सन की हम लोगों को आइडिया या फिर आइडियाज़ जो हैं, वो हमारे सामने पेश किए जाते हैं, ठीक है? और इसमें मिमेसिस में पोएट्री में जो मिमेसिस यूज़ होती है, उसमें हम लोगों को स्टोरीज़ बताई जाती हैं, कि जो भी रियल वर्ल्ड में, असल दुनिया में क्या होता है, ठीक है? असल दुनिया में क्या हो रहा है या क्या होता है, ये हम लोगों को इमिटेशन के ज़रिए पता चलता है।
अभी जो इवेंट्स जो भी स्टोरी में दिखाए जाते हैं, ठीक है? वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको उनको क्यों दिखाया जाता है कि जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, वो उसको इमेजिन करें कि अगर ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में हो रहा हो, ठीक है? तो फिर क्या किया जाए? उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वाला है वो है हमाशिया। इसको कुछ लोग हमाटिया कहते हैं, कुछ हमाशिया कहते हैं। तो आप लोगों की जो मर्ज़ी आप लोग कह लें। इसको हम लोग एरर बोलेंगे या फिर एक ट्रेजिक फ्लॉ बोलेंगे, ठीक है? यानी कि इसमें डाउनफॉल होता है हीरो का। हीरो से कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वज़ह से वो उसका जो अंजाम है वो सही नहीं होता। यानी कि वो डाउनफॉल का शिकार हो जाता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसको हम लोग हमाशिया बोलेंगे कि कोई ना कोई ऐसी उससे कोई ना कोई ऐसा अमल हो चुका होता है, कोई ना कोई ऐसा एक्ट हो चुका होता है हीरो से कि उसके डाउनफॉल की वज़ह बनती है। तो उसको हम लोग हमाशिया बोलेंगे। उस नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एनाग्नोसिस। हम लोग ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा रिकॉग्निशन या डिस्कवरी ट्रेजेडी में। इसमें कोई भी कैरेक्टर है उसको कोई ऐसी चीज़ के बारे में पता चलता है जो कि उसको पहले नहीं पता होती। और सडनली उसको उस फैक्ट के बारे में अगर पता चल जाए तो उसको हम लोग डिस्कवरी या फिर रिकॉग्निशन बोलेंगे। जैसा कि ऑडिफस के जो प्ले था ऑडिफस रेस्क उसमें ऑडिफस को जब पता चला था कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली और अपने बाप का कत्ल कर दिया है, ठीक है? उसने सब कुछ ये किया था लेकिन अननोनली किया था, उसको नहीं पता था। उसके बाद उसको सब कुछ पता चला ये, तो ये जो चीज़ें हैं ये एनाग्नोसिस में आएँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिथोस, इसको हम लोग प्लॉट भी कहते हैं। और जो प्लॉट है इस पे कंप्लीट होल स्टोरी रिलाई कर रही होती है। अगर एक प्लॉट अच्छा होगा तो एक ट्रेजेडी अच्छी बनेगी और अगर प्लॉट ही अच्छा नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रेजेडी भी अच्छी होगी, उसमें कोई इमोशंस क्रिएट होंगे, कोई कैथार्सिस आएगा, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ होती है ये होती है किसी भी राइटिंग की प्लॉट जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है? क्या होगा? ये सारी चीज़ें प्लॉट में आती हैं। एक उनको ऑर्डर वाइज़ जो है वो डील किया जाता है। उनको ऑर्डर वाइज़, कोहेरेंट वाइज़ हर एक सीन को जो है वो लिखा जाता है, ठीक है? एक प्लॉट क्रिएट किया जाता है। उनको एक यूनिफाइड तरीके से उनको इकट्ठा किया जाता है। एक जो ओवरऑल मैसेज है या फिर जो इंप्रेशन है वो हम लोगों को प्लॉट से ही पता चलेगा कि इसमें कौन किस किस्म का मैसेज जो है वो हम लोगों को मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक अच्छा प्लॉट जो है वो सिंपल भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए। सिंपल किस तरह से होना चाहिए कि उसमें जो स्टोरी है वो इतनी ईज़ी होनी चाहिए, जो भी ऑडियंस है उसको ईज़िली उस स्टोरी की समझ आए, ठीक है? वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन सा सीन कब हो रहा है, हर एक चीज़ के बारे में उनको ईज़िली समझ आ जाए। इसी लिहाज से वो सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स किस हिसाब से होनी चाहिए कि इसमें स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होने चाहिए ताकि जो ऑडियंस है या जो रीडर है वो उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाए, क्योंकि अगर ट्विस्ट नहीं होंगे ना तो हम लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। तो इसलिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए प्लॉट को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, समझने के लिए आसान होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जबकि अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स किस तरह से होना चाहिए कि उसमें ट्विस्ट होने चाहिए, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो है वो उसमें लाजमी होने चाहिए ताकि ऑडियंस को एंगेज किया जा सके और उसमें इंटरेस्ट लें। और जो प्लॉट है उसकी एक क्लियर बिगनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए। लॉजिकली जो है वो इवेंट्स जो है वो चलते जा रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद एक क्लाइमेक्स होना चाहिए, एट द एंड हम लोगों को रेज़ोल्यूशन मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पेरिपेटिया। इसको हम लोग रिवर्सल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि गुड टू बैड और बैड टू गुड, ठीक है? यानी कि ये हम लोगों को हमारी हमारी स्टोरी के जो क्लाइमेक्स है ना उसमें हमें देखने को मिलेगा। और ये हम लोग जो पीछे पढ़ के आए हैं एनाग्नोसिस, ये उसके बाद आता है। एनाग्नोसिस वो डिस्कवरी है ना, कोई भी सच पता चल गया हम लोगों को, ठीक है? कोई भी डिस्कवरी हुई है किसी भी ऐसी ट्रुथ की जो कि पहले हम लोगों को नहीं पता थी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये आता है पेरिपेटिया का। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है एक्शंस का, और जिसमें कि चीज़ें जो हैं वो किसकी तरफ फॉरवर्ड हो जाती हैं, मूव टुवर्ड कंक्लूजन, ठीक है? यानी कि इसके बाद हम लोग को कंक्लूजन मिलता है कि अब जो स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर वही ऑडिफस रेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जब ऑडिफस को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अपने फादर को किल किया था और अपनी माँ के साथ उसने शादी कर ली थी। जो नेक्स्ट है वो है लूशियस। इसको हम लोग ट्रांसलेट अगर करें तो इसका ट्रांसलेशन बनती है अनटाइंग, ठीक है? एक्शंस आहिस्ता-आहिस्ता अनटाई हो रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो भी एक्शंस जो थे, वो एक जो प्लॉट था, वो बुना हुआ था, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता वो रिवील होते जा रहे हैं सारे एक्शंस जो हैं, और वो हम लोगों को कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेसिस। इसमें टाइंग आ जाता है, ठीक है? अब डिफरेंट एक्शंस को बुनना है, ठीक है? प्लॉट के थ्रू उसको सबको कंबाइन करना है, ठीक है? टुगेदर करना है, एक अच्छा-सा प्लॉट क्रिएट करना है, तो इसको हम लोग डेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कैथारसिस। तो जो कैथारसिस है ये एक एंशिएंट ग्रीस टर्म है, और जिसका कि नॉर्मली मतलब होता है पोर्गेशन करना, ठीक है? पोर्गेशन या फिर प्यूरिफिकेशन। ट्रेजेडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अरिस्टोटल के मुताबिक क्या है, पोर्गेशन या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस को कहते हैं। जैसे कि पहले भी बोला मैंने पीछे भी कि इमोशंस को क्रिएट करना, ठीक है? ऑडियंस में अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, कि ऑडियंस खुद उसको फ़ील करे, इमोशंस को फ़ील करे, उनमें वो इमोशंस पैदा हो जाएँ पिटी और फ़ियर के। यानी कि इसमें जो कैथारसिस है ना, ये बिल्डअप करती है इमोशनल एनर्जी को, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मच लाइक अ गुड क्राई, ठीक है? कैथारसिस के बाद क्या होता है कि एक न्यूट्रल स्टेट आ जाती है, एक स्टेबल स्टेट आ जाती है इमोशंस की, तो इसको हम लोग कैथारसिस बोलते हैं।
उसके बाद हम लोग एरिस्टोटल की डेफिनेशन को देख लेते हैं जो कि उन्होंने दी थी पोएट्री के बारे में। तो इनके मुताबिक एरिस्टोटल के मुताबिक जो पोएट्री है, ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है, ठीक है? जो कि हम लोगों को नेचर को समझने में अंडरस्टैंड करती है और जो भी पोएट्री का जो फंक्शन है, वो आर्ट की फॉर्म में हम लोगों को नज़र आता है। इनके वर्क पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने ये डेफिनेशन दी है कि ये एक इमिटेशन है, ठीक है? इमिटेशन किसकी है कि हम लोगों की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो हम लोग लैंग्वेज के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। एरिस्टोटल जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पोएट्री की जो इमिटेशन है, वो दूसरी इमिटेशन से मुख्तलिफ होती है। क्योंकि जो पोएट्री में हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक बहुत यूनिक वे में हम लोग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, रिदम का यूज़ किया जाता है और इसमें एक इमोशनल और एस्थेटिक इफ़ेक्ट को छोड़ा जाता है ऑडियंस पे, ठीक है? एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाता है कि जो कि ऑडियंस में भी इमोशंस को क्रिएट करता है। और इनका ये बिलीव था कि जो पोएट्री है, उसके पास एक स्पेशल पावर है, ठीक है? अपनी ऑडियंस को एंगेज करने में और मूव ऑन करने में। और जो ये जो पावर है, ये कैप्चर करती है ह्यूमन्स के एक्सपीरियंसेस को और उनके इमोशंस को। एरिस्टोटल के मुताबिक पोएट्री जो है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, लिरिक और दूसरी फॉर्म्स भी हो सकती हैं। और हर एक फॉर्म जो है, वो अपने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सब में जो कॉमन पर्पस है, इन सब पोएट्री में, इन सब काइंड्स ऑफ पोएट्री में, वो ये क्या है कि ये इमिटेशन करती हैं ह्यूमन लाइफ की और उनके एक्सपीरियंसेस की। तो ये था आज का लेक्चर। इसकी जो स्लाइड्स का लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के दे दिया करूँगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उन स्लाइड्स का जो लिंक है, वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।